अभी तो यह मेरा घर है, तब भी तुम सब ऐसा कर रहे हो। तुम सब निकल जाओ इस घर से। यह कहते हुए रमाकांत जी ने बड़े ही गुस्से में चाय का कप जमीन पर दे मारा। वह कप चकनाचूर होकर जमीन पर बिखर गया। आज वह कप ही चकनाचूर नहीं हुआ, बल्कि सावित्री निवास में एक बुजुर्ग माता पिता के सपने भी चकनाचूर हुए हैं। वह सपने जो हर माता पिता अपने बच्चों के लिए देखते हैं, उनके बच्चे खुश रहे और घर में सुख शांति बनी रहे। माता पिता इसके अलावा क्या चाहेंगे। सावित्री जी रमाकांत जी का गुस्सा शांत कराने की कोशिश करती हैं, किंतु रमाकांत जी का गुस्सा आज सातवें आसमान पर है। लेकिन आज तीनों बेटे और बहुओं ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी घर की शांति भंग करने की। आज अगर गुस्से की बात की जाए तो रमाकांत जी डाल डाल और उनके तीनों बेटे बहुए पात पात। झगड़े का अंत यही हुआ कि तीनों बेटे बहू अपने अपने कमरे में चले गए और रमाकांत जी गुस्से से आग बबूला होकर घर के आंगन में बिछी चारपाई पर जाकर बैठ गए। अपने मोहल्ले में सबसे नामचीन घर है रमाकांत जी का, और उस घर का नाम उन्होंने बड़े प्रेम से अपनी पत्नी सावित्री के नाम पर रखा है, सावित्री निवास। सावित्री निवास के मुखिया है रमाकांत जी और इस घर की सूत्रधार है सावित्री जी। सावित्री देवी के घर में बड़ा बेटा अनुपम और उसकी पत्नी मीरा और इन दोनों का 8 साल का बेटा मयंक और दूसरा बेटा राकेश और उसकी पत्नी ज्योति और 4 वर्ष की बेटी और 2 वर्ष का बेटा है सोनू और पिंकी और तीसरा बेटा नीरज और उसकी पत्नी सीमा और उनकी 2 साल की बेटी नेहा है। अनुपम, नहीं रहना है मुझे इस घर में जहाँ भाई भाई में फर्क किया जाता है, और आज तो बहुओं में भी फर्क होने लगा। मीरा, जल्दी से अपना सामान बांधो, हम आज अभी इसी वक्त इस घर को छोड़कर जा रही है। अनुपम गुस्से से चिल्लाया। तभी मीरा अनुपम के पास जाकर उसे समझाती है, आप जरा शांत हो जाइए, वो पिताजी है हमारे, और अगर गुस्से में उन्होंने हमें कुछ कह भी दिया तो इसका मतलब यह नहीं है कि पिताजी हमें नहीं चाहते। उनकी नज़र में आप और दोनों भैया समान हो। तुम जो भी कहो मैं मानने वाला नहीं हूँ, और अब मैं इस घर में नहीं रहूँगा। गलती तो हर इंसान से होती है, और झगड़ा किस घर में नहीं होता है। आज इस घर में जो भी झगड़ा हुआ है, इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं। मैं अपनी करनी पर बहुत दुखी हूँ। मुझे भी आज इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था। मीरा रो पड़ी। अनुपम ने मीरा को समझाते हुए कहा, तुमने आज जो कुछ भी किया वो सही किया। अगर मैं भी तुम्हारी जगह रहता तो यही करता। मीरा, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। अनुपम अलमारी से बैग निकाल रहा था, किंतु मीरा ने अनुपम को अपनी कसम देकर उसे इस घर से जाने से रोक दिया। अनुपम गुस्से में बैग पलंग पर पटक कर घर के बाहर चला गया। तभी अनुपम की नज़र आंगन में बैठे पिताजी पर जाती है, लेकिन अनुपम बिना कुछ बोले मेन गेट से चला जाता है। कुर्सी पर बैठे माँ बाप नीरस आंखों से कभी अनुपम को तो कभी घर को देखते रह जाती है। रात में डिनर का समय हो गया। मीरा ने सबके लिए डिनर बना दिया। किसी का खाने का मन नहीं था। ज्योति गुस्से के मारे अपने कमरे से बाहर नहीं आई। डाइनिंग टेबल पर शांति का माहौल था। रमाकांत जी का सबसे छोटा बेटा और बहू अलग रहते हैं। रमाकांत जी के पास उनके दोनों बड़े बेटे रहते हैं। डाइनिंग टेबल पर शांति का माहौल था। किसी ने किसी से कोई बातचीत नहीं की। सबने अनमने ढंग से डिनर किया और सब अपने कमरे में चले गए। रमाकांत जी भी अपने कमरे की ओर जाने लगे। तभी मीरा ने उन्हें रोक दिया। पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, रमाकांत जी ने तीव्र स्वर में कहा। पिताजी, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। रमाकांत जी ने कुछ नहीं बोला और अपने कमरे में चले गए। मीरा ने सावित्री देवी से भी बात करने की कोशिश की। सावित्री देवी भी कुछ ना बोली, वो भी अपने कमरे में चली गई।
मीरा ज्योति का डिनर बिना कुछ बोले ज्योति के कमरे में रख आई। ज्योति भी गुस्से से मुंह फुलाए कुछ ना बोली। मीरा को आज अपने घर की दुर्दशा देखकर बहुत दुख हुआ। अपने घर में कभी इस तरह का मनमुटाव नहीं हुआ और आज बात यहाँ तक पहुँच गई। घर के सदस्य ही आपस में बात नहीं कर रहे हैं। ये सब सोचते सोचते रात के 10 बज गए। रात 11 बजे मीरा के भाई गोपाल का फोन आया। मम्मी की तबीयत खराब है और वह तुम्हें यहाँ मायके बुला रही है। मीरा ने कहा ठीक है भैया, आप मुझे कल लेने आ जाओ, और उसने फोन कट कर दिया। मीरा ने अनुपम से बात की। अनुपम ने मीरा को मायके जाने के लिए हाँ कह दिया। मीरा ने रात में ही अपनी पैकिंग कर ली। मीरा के मन में बहुत उथल पुथल मची हुई थी। वैसे तो मीरा बहुत समझदार महिला है, किंतु मीरा की समस्या यह है कि वह अपनी तकलीफ या दुख किसी के सामने कह नहीं पाती है। तभी मीरा ने एक खत लिखा। आज ना चाहते हुए भी मैंने पिताजी का बहुत दिल दुखाया है। शायद इस खत को पढ़कर पिताजी मेरी भावनाओं को समझे और इस खत को रात के समय चुपके से अपने ससुर रमाकांत जी की डायरी में रख दिया, क्योंकि वे जानती थी कि पिताजी की डायरी लिखने की आदत है और वे रोज की तरह जब डायरी लिखेंगे तो वे यह खत देखकर जरूर पढ़ेंगे। और खत रखकर वे अपने कमरे में जाकर सो गई। सुबह मीरा ने जल्दी उठकर सारा काम निपटा लिया। तब तक गोपाल भी आ गया। गोपाल को देखकर रमाकांत जी और सावित्री देवी चौंक गए। गोपाल उनके चरण स्पर्श कर वहीं सोफे पर बैठ जाता है। तभी गोपाल उन्हें बताता है कि मम्मी की तबीयत खराब है और उनकी इच्छा दीदी से मिलने की है, इसीलिए दीदी को अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। तब तक अनुपम और मीरा भी आ जाती है। सब साथ मिलकर लंच करते हैं। फिर मीरा अपने सास ससुर और पति से विदा लेकर अपने भाई के साथ मायके आ जाती है। मीरा के मायके जाने के बाद सावित्री देवी ने घर की कमान अपने हाथ में ले ली और अपने हाथ से पूरा काम छूट जाने के कारण वह फुर्ती से काम नहीं कर पा रही थी। वैसे तो घर में काम वाली बाई भी लगा रखी है, जो झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन सब करके जाती है, किंतु घर में और भी ऐसे काम होते हैं जो काम वाली बाई के भरोसे नहीं रख सकते। यह काम तो सिर्फ एक कुशल गृहिणी ही कर सकती है। सावित्री निवास की कुशल गृहिणी है मीरा, लेकिन उसके मायके जाने के बाद घर गृहस्थी न चाहते हुए भी सावित्री देवी को ही चलानी पड़ रही है। ज्योति से तो कुछ खास उम्मीद है ही नहीं। ज्योति आती तो काम बना वो करा, नहीं बना उसे छोड़ दिया और सोनू और पिंकी को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। घर में क्या हो रहा है उसे कोई मतलब नहीं। झगड़े के बाद से किसी से बातचीत नहीं करना, ना ही कुछ बोलना, चुपचाप अपना काम करना और अपने कमरे में चले जाना अब ज्योति ने आदत बना ली थी। रात के समय सब डिनर कर अपने कमरे में चले गए। रमाकांत जी भी रात्रि भोजन कर अपने कमरे में चले गए अपनी आदत के अनुसार डायरी लिखने के लिए। उन्होंने जैसे ही डायरी खोली उसमें एक खत था। रमाकांत जी ने वह खत खोला और वह खत की लिखावट देख समझ गए। यह खत तो हो ना हो मीरा बहू ने ही यह खत लिखा है। मीरा ने माफ़ी मांगने के लिए यह खत लिखा होगा, लेकिन गुस्से में आकर रमाकांत जी ने उस खत को वापस डायरी में रख दिया और बिना डायरी लिखे ही सो गए। यही सिलसिला लगातार 2 रात तक चलता रहा। तीसरी रात भी रमाकांत जी ने डायरी नहीं लिखी और अपने बिस्तर पर लेटे रहे, किंतु आंखों से नींद कोसों दूर थी। रमाकांत जी ने जब डायरी खोली और उनसे अब रहा नहीं गया, उन्होंने उस खत को खोला। खत खोलते ही पहले पेज पर लिखा था, पूज्य पिताजी, चरण स्पर्श। मैं जानती हूँ कि पिताजी मेरे द्वारा बोले गए कटु शब्दों से आपको बहुत बुरा लगा है
और आपसे माफ़ी मांगने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही हूँ। मैंने अपने माता पिता रूपी सास ससुर का सच में बहुत दिल दुखाया है। मुझे क्षमा करें। मैं जानती हूँ कि यह खत पढ़कर आपकी आंखों में आंसू आ गए होंगे, लेकिन मेरा उद्देश्य आपकी आंखों में आंसू लाना नहीं, अपितु अपनी भावना से अवगत कराना है। पिताजी, हमारा परिवार कितना खुशहाल हंसता खेलता परिवार था, लेकिन आज पता नहीं किसकी बुरी नज़र लग गई हमारे परिवार को। घर में आज जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। पिताजी, गलती मेरी भी है। मुझे ज्योति पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन पिताजी, आपने ये जानने की कोशिश की कि मैंने यह कदम क्यों उठाया है। इतना बड़ा कदम उठाने के पीछे भी कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी ना। आप ही बताइए, क्या मैंने कभी ऐसा उद्दंड व्यवहार पहले भी किया है? कभी किया है? क्या मेरी शादी के बाद अपने घर में कभी झगड़ा या किसी बात को लेकर बहस हुई है? नहीं बहू, बिल्कुल नहीं। बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है बहू। तुम तो घर में अन्नपूर्णा, लक्ष्मी, सरस्वती बनकर आई थी। रमाकांत जी खत पढ़ना छोड़कर बीच में ही बोल पड़े और अपनी चेयर पर बैठे बैठे सोचने लगे कि कितना खुशहाल परिवार था मेरा। मीरा बहू के परिवार में आने के बाद तो हमारा परिवार कितना खुशहाल हो गया। कितने उत्साहित थे हम सब जब मीरा बहू को देखने गए थे। गांव की छोरी, किंतु पढ़ी लिखी और समझदार। मायके में उसके माँ बाप और एक छोटा भाई था। मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी हमारी मीरा। सांवली सी लड़की, पर तीखे नैन नक्शे वाली। और हमारा अनुपम भी सांवला सा मध्यम ऊंचाई का था। दोनों की जोड़ी खूब जम रही थी, लेकिन आगे फैसला अनुपम को लेना था। अनुपम और मीरा ने आपस में बातचीत कर कर ही यह फैसला लिया। वैसे मीरा ने पहली नज़र में ही अनुपम का मन मोह लिया, लेकिन मीरा की बातें, विचारधारा और बोलने का सलीके से अनुपम मंत्रमुग्ध हो गया। अनुपम को मीरा बहुत पसंद आई और मीरा को अनुपम भी। फिर हमने वही दोनों का रोका कर दिया और देखते ही देखते मीरा हमारी होने वाली बहू बन गई और समय पंख लगाकर उड़ चला और 3 महीने का समय यूं चुटकियों में निकल गया और अनुपम और मीरा की शादी का दिन आ गया। मीरा बहू के पिता ने भी हमारी आवभगत में कोई कसर नहीं छोड़ी और उन्होंने भरपूर मान सम्मान के साथ हमें विदा किया। मीरा बहू ने भी हमें आदर और सम्मान दिया। रोज सुबह 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 6 बजे हमारे कमरे में आना और बकायदा माथे पर पल्लू रखना और हमारे लिए चाय लाना और चरण स्पर्श करना। पुरानी बातें याद आते ही रमाकांत जी की आंखों से आंसू लुढ़क गए और रमाकांत जी अतीत से वर्तमान में आ गए। अपने आंसू पोंछकर खत को आगे पढ़ने लगे। पीछे से सावित्री देवी ने कंधे पर हाथ रखा। रमाकांत जी सकपका गए। तभी सावित्री देवी बोली, आपकी आंखों में आंसू। आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं, बस आंख में कचरा चला गया, और आंख मलने लगे। रमाकांत जी की आंखों से अनायासी अश्रुधारा बह चली। सावित्री, क्या मैं वाकई में ही गलत हूँ? हमारे घर में जो कलह हुई, क्या इसमें मेरी भी गलती है? बिना झगड़े की वजह जाने मुझे बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए था। सावित्री देवी रमाकांत जी को चुप कराती है और कहती है, जो कुछ भी हुआ उसमें गलती किसी की नहीं, सिर्फ और सिर्फ हालात की है। कौन माता पिता अपने बच्चों का बुरा चाहता है? तभी सावित्री देवी की नज़र रमाकांत जी के हाथ में रखे खत पर पड़ती है। सावित्री जी यह खत रमाकांत जी के हाथ से ले लेती हैं
और पूछती है, आप ये क्या पढ़ रहे हैं? वह खत पढ़ने बैठ जाती है। खत पढ़ते से ही सावित्री देवी की आंखें भी भर आती हैं। सावित्री, सब ठीक हो जाएगा। वो सावित्री देवी के हाथ से खत लेकर पढ़ने लगते हैं। पिताजी, ज्योति ने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने जो व्यवहार किया है उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। उस दिन ज्योति के हाथ में कॉफी का कप था और मयंक से गलती से ज्योति को धक्का लग गया। तभी ज्योति ने मयंक पर हाथ उठाया। मयंक रोता रहा। ज्योति का इतने से भी जी नहीं भरा। गुस्से में आकर उसने मयंक पर तंज कसा और कहा, तू तो लंगड़े के साथ अंधा भी निकला। तभी पीछे से राकेश भैया और बोले, इस कप की भरपाई कौन करेगा? तेरा बाप। छोटी तो पराए घर से आई है, लेकिन भैया तो अपने ही घर के हैं। उनके मुंह से इस तरह के शब्द सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने राकेश भैया पर चिल्लाया। तभी ज्योति बोलती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पर चिल्लाने की? पहले आप अपने निकम्मे नकारा पति को संभालिए, जो हमारे मुक्त के टुकड़ों पर पलता है। मुझसे मेरे पति की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई और मैंने ज्योति को झन्नाटेदार चांटा रसीद किया। तभी उस वक्त आपका आना हुआ और आप कुछ सुने बिना ही भड़क गए। यह सब अनुपम जी से भी देखा नहीं गया, इसीलिए वे आप पर भड़क गए और मैंने बाद में आपसे और माँ से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। इसीलिए मजबूरन मुझे यह खत लिखना पड़ा। पिताजी और माताजी सोचने लगे कि राकेश और ज्योति के व्यवहार से आहत होकर ही बहू ने धैर्य खो दिया और यह झगड़ा इतना बढ़ गया। तभी सावित्री देवी बोलती है, हमारी मीरा बहू बहुत ही समझदार मिलनसार है। किसी से किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं करना और कलह तो बहुत दूर की बात है। मेरी बहू तो रोते हुए को भी हंसाने वालों में से है। राकेश और मीरा में भी इतनी बनती थी। दोनों देवर भाभी कम दोस्त ज्यादा थे, लेकिन आज एक दूसरे से बात तक नहीं करते। तभी ज्योति बहू समुचे स्वभाव की है। उसे राकेश का किसी से भी ज्यादा बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। उसने ही राकेश को भड़का दिया होगा। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में हम इस ज्योति को बिहा लाए थे। मीरा बहू कितनी खुश थी अपने देवर की शादी को लेकर। भैया की शादी में ये करेंगे, भैया की शादी में वो करेंगे, हमेशा कान खींचती, आने दो मेरी देवरानी को, अपनी उंगली पर नचाऊंगी। और देखते ही देखते वो दिन भी आ गया। हमने राकेश का रिश्ता तय कर दिया। ज्योति बहुत ही सुंदर, गोरी और शहर की पढ़ी लिखी स्मार्ट लड़की थी। वही राकेश भी इंजीनियर था। दोनों की जोड़ी खूब जमती थी। लेकिन ज्योति ना समझती, किसी के भड़काने पर भड़क जाती थी। किसी ने कुछ भी कह दिया तो उसे सच मान लेना और अपने दिमाग का इस्तेमाल भी बहुत कम करना। चंचल सी ज्योति जब हमारे घर में आई तो उसे तो कुछ घर गृहस्थी की समझ ही नहीं थी। जितना काम बने कर लेना, नहीं बने तो साफ साफ कह देना। लेकिन दिन भर मुस्कुराते रहना, गुस्से हो जाए तो सबसे लड़ लेना और अगर गलती का एहसास हो जाए तो माफी मांगने में भी कसर नहीं छोड़ना। चंचल सी ज्योति दिन भर घर में इधर से उधर फुदकते रहना। वही मीरा बहू बड़ी ही समझदारी और धैर्य से अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से निर्वाह करने वाली थी। दोनों की घर गृहस्थी भी कुल मिलाकर बढ़िया चल रही थी। मीरा बहू अपने घर गृहस्थी को लेकर बहुत अच्छे से चल रही थी। वहीं ज्योति बहू भी घर के तौर तरीके को समझने की कोशिश कर रही थी। दोनों शुरू में सगी बहनें जैसे ही रहती थी। मीरा बहू ज्योति बहू को भी धीरे धीरे घर गृहस्थी के कार्यों को समझाने लगी और हमारा परिवार ने दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की कर ली। और फिर
हमने अपने सबसे छोटे बेटे नीरज की शादी भी कर दी। नीरज की पत्नी सीमा बहू भी मीरा बहू के जैसे ही है। नीरज का ट्रांसफर दिल्ली हो गया। नीरज और सीमा बहू को हमें मजबूरन दिल्ली भेजना पड़ा। कुछ देर रुककर सावित्री देवी बोलती हैं, आपको तो याद ही होगा कितनी धूमधाम से हमारी तीनों बहुओं ने हमारी शादी की सालगिरह मनाई थी और हर त्योहार में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। लेकिन जब से अनुपम का एक्सीडेंट हुआ है, तब से राकेश के कंधे पर घर की जिम्मेदारी आ गई है। तब से दोनों में अचानक से ही आपस में बातचीत बंद हो गई। जो मीरा बहू से पूछा तो उसने कहा, कुछ नहीं माँ जी, सब ठीक हो जाएगा, और कुछ नहीं बताया। उसी प्रकार जब ज्योति बहू से पूछा तो बोलती है, आपकी चहेती बहू से जाकर पूछो। मुझे तो लगता है शायद ज्योति बहू मीरा बहू को ताना मारती होगी, इसीलिए दोनों में बातचीत बंद हो गई। अब चुप करो सावित्री, मुझे आगे खत पढ़ने दो, रमाकांत जी झल्लाते हुए बोलते हैं और फिर आगे खत पढ़ते हैं। पिताजी, आप तो जानते हैं कि बच्चे कितने कोमल हृदय के होते हैं और हमारे मयंक का उस हादसे के बाद से आत्मविश्वास कितना डगमगा गया है। बड़ी मुश्किल से मयंक को उस सदमे से बाहर निकाल पाई हूँ। सबने कभी मयंक को यह एहसास नहीं दिलाया कि वह सामान्य बच्चों की तरह चल नहीं सकता है, लेकिन ज्योति ने तो उस दिन मयंक को पैरों के साथ साथ दिल से भी अपाहिज करने वाले शब्द कहे। ज्योति आए दिन मुझे ताना मारती है, मैं सह लेती हूँ, लेकिन आज बात मेरे बेटे और पति की है। आप तो दोनों का मन समझते हैं। पिताजी, जरा सी बात पर वह अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। पिताजी, हमारा पूरा परिवार अच्छे से समझता है कि वे दोनों किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। हमें तो उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, लेकिन ज्योति और भैया ने तो उन दोनों का आत्मविश्वास ही हिलाकर रख दिया है। कोई अपने ही बच्चों को ऐसे ताने देता है भला? अगर हम बच्चों का उत्साह नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम उनके मन में हीन भावना के भाव भी न डाले। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं पिताजी, मयंक के पैर में गहरी चोट के कारण मयंक में आत्मविश्वास की कितनी कमी हो गई है, और इस घटना के बाद से मयंक बहुत डरा सहमा सा रहने लगा है। परंतु पिताजी, उस दिन आपका जो व्यवहार था वह बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाला था। पिताजी, आप तो हमेशा सही फैसला करते हैं, तो उस समय आपने बिना बात की सच्चाई जानी सारा दोषारोपण मुझे ही दे दिया। बल्कि पिताजी, आपको तो पूरा किस्सा नहीं मालूम था और मैं आपको बताना चाह रही थी, लेकिन आपने मुझे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। तभी बीच में ही रुककर रमाकांत जी बोलते हैं, बात तो सही है, जिस वक्त घर में लड़ाई हुई उस वक्त तो मुझे यह भी नहीं पता था कि घर में झगड़ा किस बात का चल रहा है, और ना ही मैंने जानने की कोशिश की। तभी सावित्री देवी कहती है, अगर आपको झगड़े की वजह ही नहीं मालूम थी तो आपने बीच में दखल क्यों दिया? मैं भी उस वक्त घर में नहीं थी, मैं मंदिर गई थी। जब घर आई तो देखा आप गुस्से में थे और मैं आपका गुस्से को शांत कराने की कोशिश कर रही थी। सावित्री, मुझे गुस्सा इस बात का आया कि मीरा बहू ने ज्योति बहू पर हाथ उठाया और हमारे घर में किसी भी प्रकार की हिंसा हो, यह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए मैं मीरा बहू पर चिल्लाया, लेकिन अनुपम बीच में आकर मुझे ही कहने लगा कि आप राकेश और मुझ में फर्क करते हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सावित्री, मेरे लिए तो मेरे तीनों बच्चे ही समान हैं। तभी मीरा बहू बीच में बोल पड़ी, पिताजी, अनुपम जी बिल्कुल सही कह रही है। अगर आप हम में फर्क नहीं करते तो आज आप मेरी जगह ज्योति पर चिल्लाते, और यही बात मुझे तीर की तरह चुभ गई। मीरा बहू से मुझे इस तरह की अनादर की उम्मीद कभी नहीं थी। इसीलिए मैंने इन चारों से कहा कि निकल जाओ तुम मेरे घर से। अब तुम ही बताओ सावित्री, क्या हमारे हाथों की पांचों उंगलियां बराबर है? नहीं ना? लेकिन क्या हम अपनी किसी एक उंगली को ज्यादा चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सावित्री देवी उदास स्वर में बोलती है, हमारे लिए हमारी जिंदगी में पांचों उंगलियों का
उतना ही महत्व है जितना एक उंगली का। तो फिर बताओ सावित्री, मैं कहाँ गलत हूँ? हम हमारी संतानों में फर्क कैसे कर सकते हैं? मैं भी मेरे तीनों बच्चों और बहुओं को बहुत चाहता हूँ और उनके बिना मैं भी नहीं रह सकता, लेकिन मैं बूढ़ा बुजुर्ग पिता हूँ, मैं क्या करूँ? तुम बताओ सावित्री, मेरे लिए तो यह सब बराबर है। मैं अपने सब बच्चों में पक्षपात क्यों करूँगा? जिस तरह सभी उंगलियां साथ रहकर शक्तिशाली होती हैं और हौसला बुलंद करती है, उसी तरह मेरे बच्चे भी सब साथ रहते हैं तो मुझे भी हौसला मिलता है। लेकिन जब मेरे बच्चे घर में कलह करते हैं तो मेरा दिल भी रोता है। मैं तो इन सबको साथ रखना चाहता हूँ, लेकिन अब दोनों ही साथ नहीं रहना चाहते। हमारा एक बेटा तो अलग रहता ही है, अब इन दोनों को भी अलग ही रहना है। कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि उसके परिवार का बंटवारा हो। मीरा बहू को मैं अच्छे से जानती हूँ, वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अगर उसके परिवार के खिलाफ कोई आवाज उठाए तो वो कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और आज तो बात उसके पति और बेटे की है। आप तो जानते ही हो, इन 3 महीनों में हमारी मीरा बहू ने क्या कुछ नहीं झेला। हमें तो यह लगा था कि हमने अनुपम और मयंक को खो दिया, लेकिन मीरा बहू का खुद पर भरोसा और भगवान पर अटूट श्रद्धा ही थी कि वह अपने पति और बेटे को मौत के मुंह से बचा लाई। याद है वह मनुष्य दिन जब अनुपम और मयंक का एक्सीडेंट हुआ था। हम सब तो बहुत टूटकर हिम्मत हार चुके थे, लेकिन वो मीरा बहू ही थी जिसने हमें हौसला दिया और खुद भी कभी हिम्मत नहीं हारी। उसके साहस और हौसले और भगवान पर अटूट श्रद्धा की वजह से ही आज अनुपम और मयंक हमारे बीच में है और मीरा बहू हर कदम पर अपने पति और बेटे का सहारा बनी। और आज मीरा बहू की ही हिम्मत से सब हुआ है। अनुपम और मयंक अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। बड़ी मुश्किल से मीरा बहू ने अपने पति और बेटे में आत्मविश्वास जगाया है और राकेश और ज्योति ने एक ही झटके में उसके आत्मविश्वास को डगमगा दिया। मीरा बहू की जगह कोई और भी होती तो वो भी यही करते जो मीरा बहू ने किया। यह गलत नहीं है। तभी कुछ देर रुककर सावित्री देवी बोलती है, उस दिन घर के झगड़े के बारे में मैं भी कुछ नहीं जानती थी। रात में मैंने अनुपम और राकेश से भी पूछा, लेकिन उन दोनों ने कुछ नहीं बोला और मीरा बहू ने अपना आप का अनादर किया था। इसीलिए मैंने गुस्से में मीरा बहू की एक भी बात ना सुनी। उस समय मुझे मीरा बहू की बात सुननी चाहिए थी। मैंने ज्योति बहू से भी बात करी तो वह कहने लगी, राकेश पिछले 3 महीने से घर का खर्च उठा रहे हैं। उन्होंने कभी कुछ कहा क्या? नहीं ना। घर में सिर्फ राकेश की ही सैलरी अच्छी मिलती है। पूरा घर राकेश जी की कमाई से ही चलता है। हमें बजट के साथ चलना चाहिए। मयंक ने कब तोड़ दिया और आए दिन कुछ ना कुछ नुकसान कर देता है। हम अभी से उसे नहीं सिखाएंगे तो वह कैसे सीखेगा? हम ये फिजूल खर्चे पर काबू नहीं करेंगे तो फिर घर खर्च कैसे चलेगा? और अगर राकेश जी ने कुछ कह भी दिया तो मीरा भाभी को नाराज होने की कोई जरूरत ही नहीं थी। जो व्यक्ति कमाकर खिलाएगा तो क्या वह थोड़ा गुस्सा नहीं दिखा सकता? लेकिन भाभी ने तो बात का बतंगड़ बना के रख दिया है। मुझे 17 बात सुनाते हुए ज्योति बहू अपने कमरे में चली गई। हमारी मीरा बहू बहुत भोली है और उसे किसी पर तंज कसना भी उसे बिल्कुल नहीं आता। आपको पता है, जब मीरा बहू की नई नई शादी हुई थी तो वह कितना लाज और शर्म करती थी। कभी किसी को पलटकर जवाब नहीं देना और अपने घर गृहस्थी के कार्यों में लगे रहना। कहीं आस पड़ोस में जाकर बैठना तो उसकी आदत ही नहीं थी। मैंने उसे कितनी बार समझाया, बेटा आस पड़ोस में भी बातचीत करा करो, जान पहचान बढ़ेगी। लेकिन वह बड़े प्यार से बोलती, मम्मी जी मुझे लोगों के घर जाना और इधर उधर की चुगली करना पसंद नहीं है। वो तो मैं ही एक बार जबरदस्ती करके मीरा बहू को पड़ोस में पंडिताइन के घर ले गई। उस समय मीरा बहू
और पंडिताइन की बहू दोनों की नई नई शादी हुई थी। लेकिन पंडिताइन की बहू ने तो मीरा बहू के सामने अपने सारे घर भर की बुराई का पिटारा खोल दिया। मीरा बहू उस समय तो पंडिताइन की बहू से कुछ नहीं बोली, लेकिन मीरा बहू ने आकर मुझसे कह दिया, मम्मी कितना ओछी बात हुई है ना, रहना परिवार वालों के साथ है और बाहर वालों से उनकी ही बुराई करना। तभी रमाकांत जी बोलते हैं, मैं मानता हूँ सावित्री, मीरा बहू बहुत अच्छी है। अच्छी तो ज्योति बहू भी है, लेकिन थोड़ी नासमझ है। किसी के भी भड़कावे में आकर कुछ भी बोल देती है। लेकिन ज्योति बहू भी दिल की बुरी नहीं है। यह कहते हुए दोनों हंसने लगे। तभी सावित्री देवी बोलती है, आपकी बहू ज्योति इतनी भी अच्छी नहीं है। मैं एक बार ज्योति बहू को भी पंडिताइन के घर लेकर गई थी। तभी ज्योति बहू के सामने भी पंडिताइन की बहू की वही खटर पुटर चालू हो गई। लेकिन आपकी बहू ज्योति तो ज्योति है। पंडिताइन की बहू को बोली, जब तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे साथ अच्छे से नहीं रहते तो तुम अलग क्यों नहीं हो जाती। दूसरे दिन ही पंडिताइन की बहू अलग हो गई। पंडिताइन ठहरी उल्टी खोपड़िया की सारी तोहमत हमारे सिर पर दे रही थी और बोले कि यह अलग होने का पाठ तुम्हारी बहू ज्योति ने ही हमारी बहू को पढ़ाया है। फिर मैंने भी उसको कह दिया, तुम्हारी बहू कोई दूध पीती बच्ची नहीं है जो हमारी ज्योति बहू उसको कुछ सिखा पढ़ा देगी। मैंने भी साफ कह दिया, आजकल की बहुएं ज़्यादा समझदार होती है, अपना काम निकालती है और तोहमत दूसरों को देती है। पंडिताइन उल्टे पैर भागते बनी। अब बताओ, किसी की बहू को ऐसी राय दी जाती है क्या। लेकिन ज्योति बहू एक नंबर की नासमझ और बोड़म है। और पता है, एक बार पंडिताइन की बहू और ज्योति बहू बात कर रहे थे, तभी मैंने चुपके से ध्यान लगाकर इन दोनों की बातें सुनी। पंडिताइन की बहू ज्योति बहू को पाठ पढ़ा रही थी कि तुम भी अब अलग हो जाओ, हमको देखो, हम अब कितने मजे में रह रहे हैं। तुम क्या जिंदगी भर अपनी सास और जेठानी की हाँ में हाँ मिलाती रहोगी। तुम भी अपनी अलग पहचान बनाओ। मैंने यह बात सुन ली। मैंने मीरा बहू को भी बताया। मीरा बहू ने मुझे यही कहा कि जाने दीजिए मम्मी जी, ज्योति नासमझ है, लेकिन वह घर तोड़ने वाली औरतों में से नहीं है। लेकिन मैंने फिर भी राकेश को बोलकर ज्योति बहू और पंडिताइन की बहू की बात बंद करवा दी और पंडिताइन की बहू का अपने घर में आना जाना भी बंद करवा दिया। देखो सावित्री, यह सब तो मिथ्या बातें हैं। जिस बहू को घर तोड़ना और उसे अलग होना रहता है, वह किसी की नहीं सुनती, अपने मन की ही करती है और तोहमत दूसरों के माथे पर रखती है। यह तो समझ सोम बहू को होनी चाहिए कि कौन उसे घर बनाने की सीख दे रहा है और कौन घर तोड़ने की। रमाकांत जी आगे बोलते हैं, और यह बात तो एक समझदार बहू को खुद ही समझनी चाहिए कि उसे उसके घर को तोड़ना है या प्यार के धागों से मजबूती से हर रिश्ते को बनाए रखना है। और रही बात मेरी कमाई की, तो मेरी नौकरी पर ही लोन उठाकर राकेश के बिजनेस और अनुपम और मयंक के इलाज में ही सारे पैसे चले गए और ब्याज कट पिट कर जो मिलता है उससे ही थोड़ा घर का खर्चा पानी निकल जाता है। सावित्री, तुम तो जानती हो कि 2 साल बाद मेरा रिटायरमेंट है। उम्र के इस मोड़ पर अब मुझसे भी काम नहीं होता है और जैसे तैसे गाड़ी धिक रही है। अपने काम के बोझ तले दबे होने के कारण ही समझ नहीं पाया, और जब मैं घर आया तो मैंने देखा कि मीरा बहू ने छोटी बहू को चांटा मारा और अनुपम राकेश की कॉलर पकड़ रहा है और मुझसे यह सब देखा नहीं गया। और मैंने गुस्से से दोनों बेटों से पूछा भी कि क्या हुआ, तो वो कुछ नहीं बोले। और फिर अनुपम बोलने लगा,
आप मुझ में और राकेश में फर्क करते हैं। और मीरा बहू भी तैस में आकर कहने लगी, मैं अब इस घर में ज्योति के साथ नहीं रहूंगी। आप इस घर का बंटवारा करो और इस ज्योति को हमसे अलग कीजिए। तभी मैंने भी गुस्से में कह दिया, ये मेरा घर है, तुम सब निकल जाओ। और तभी अनुपम ने भी कहा, मुझे भी इन सब की शक्ल नहीं देखनी है और अब मैं जा रहा हूँ इस घर से। लेकिन मीरा बहू ने मना कर दिया और बोली, हम नहीं जाएंगे इस घर से। मैं ज्योति से अलग होना चाहती हूँ, माँ और पिताजी से नहीं। तभी राकेश जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, तो क्या ये घर हमारा नहीं है? हम भी इस घर में ही रहेंगे, यहाँ से कोई नहीं जाने वाला। ज्योति भी बोल पड़ती है, लेकिन मैं भी भाभी के साथ नहीं रह सकती हूँ। अब तो सिर्फ एक ही उपाय बचा है और वो है इस घर का बंटवारा। सावित्री, क्या इन समस्याओं का कोई उपाय नहीं है? एक उपाय है और वो यह है कि हम दोनों बहू का किचन अलग कर दे। ये क्या कह रही हो तुम सावित्री? यह भी तो बंटवारा ही हुआ ना। आप मेरी बात पर जरा ध्यान दे। मैं बस आपको दोनों के किचन अलग करने का बोल रही हूँ। इससे दोनों अपने पति और बच्चों के हिसाब से खाना बना सकती है। और अगर हमने किचन अलग नहीं किया तो हमें घर का बंटवारा करना पड़ेगा। और घर का बंटवारा करना मतलब घर का आधा हिस्सा दोनों को दे देना। और अगर हम घर के 2 हिस्से कर देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? यह कहते हुए सावित्री देवी रो पड़ी। रमाकांत जी सावित्री देवी को चुप कराते हुए बोलते हैं, ठीक है, हम दोनों के किचन अलग अलग करवा देते हैं। तभी रमाकांत जी आगे खत को पढ़ते हैं, मैं भी इस घर की बड़ी बहू हूँ और मुझे भी मान सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन ज्योति ने इन 3 महीनों में मेरा बहुत अपमान किया है। मैंने सब सहा, लेकिन जब बात मेरे पति और बेटे की आई तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आप ही बताए, क्या मैंने कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई? मैं तो ज्योति के हर ताने सुनने के बाद भी उसकी हर बातों को नज़रअंदाज करती रही। लेकिन हर चीज की एक हद होती है। तभी रमाकांत जी खत पढ़ना छोड़कर बीच में ही बोलते हैं, मीरा बहू ने बात बिल्कुल सही कही है। वह अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती आई है। इस घर को उसने कभी ससुराल नहीं समझा। मीरा बहू की शादी के बाद हमें कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हमारे घर में बहू आई है। वह हमेशा बेटी बनकर ही रही। तभी सावित्री देवी बोलती है, मीरा बहू की शादी को 12 साल हो गए। कभी 2-4 काम ज्यादा भी कर लेती तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन अगर छोटी बहू ने कभी ज्यादा काम कर लिया तो अपनी माँ को फोन करके सबसे पहले बताएगी, आज मैंने इतना काम किया। मुझे भी बताएगी, आज काम बहुत ज़्यादा था। और राकेश के आते ही शुरू हो जाएगी, सुबह से काम में ही निकल जाता है, सुबह से शाम काम में ही निकल जाता है। मैंने मीरा बहू से कहा भी, ज्योति बहू को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलवाए। लेकिन मीरा बहू बोलती है, जाने दो मम्मी जी, अभी सोनू और पिंकी छोटे हैं। जब दोनों बच्चे बड़े हो जाएंगे तब उसे खुद जिम्मेदारी का एहसास हो जाएगा। कुछ देर रुककर सावित्री देवी बोलती है, आपकी तो सरकारी नौकरी है, सुबह 10 बजे से घर से निकल जाती है और शाम को 6 बजे घर आते हो। आपको क्या मालूम औरतों की घर गृहस्थी कैसे चलती है? मीरा बहू सुबह से लेकर शाम तक एक जैसी लगी रहती है। मैं तो अब भी यही कहूँगी कि अच्छा ही है अब दोनों अलग हो जाए।
कम से कम ज्योति बहू को अपनी जिम्मेदारी का एहसास तो होगा। तभी रमाकांत जी आगे खत पढ़ते हैं। पिताजी, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि मैं स्वार्थी नहीं हूँ और मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि घर में कोई भी मेरे पति की कमाई का मजाक ना बनाए। वो अब जितना भी कमाएंगे हम उसमें घर गृहस्थी कुशलतापूर्वक चला लेंगे। पिताजी, मैं ज्योति से अलग होना चाहती हूँ, आपसे या मम्मी से नहीं, और मैं हमेशा से अपने परिवार के साथ रहना चाहती हूँ। पर पिताजी, आप ज्योति को अलग कर दीजिए। हम आपके साथ ही रहना चाहेंगे और हमारे लिए भी ये सौभाग्य की बात होगी कि आप हमारे साथ रहेंगे। मुझसे जाने अनजाने में कोई भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें। आपकी मीरा बहू। रमाकांत जी खत को मोड़कर रख देते हैं और फिर सावित्री देवी से बोलते हैं, सावित्री, मैं मीरा बहू का दुख समझता हूँ। मैं कल सुबह ही राकेश को बोलकर ज्योति बहू का किचन अलग करवा दूंगा। लेकिन ज्योति बहू भी दिल की बुरी नहीं है। सावित्री देवी बोलती है, ज्योति बहू को उसकी माँ ने ही सिखाया होगा। ज्योति बहू घंटों अपनी माँ से फोन पर बातें किया करती है और अपने घर की एक एक बात अपनी माँ को बताया करती है। उसकी माँ ने ही यह बात उसके दिमाग में डाली होगी। घर में झगड़े करो तो सब घर वाले अपने आप ही खुद तुझे अलग कर देंगे और तेरे पति की कमाई भी बच जाएगी। वही ज्योति बहू का घर बसने नहीं दे रही और एक बार तो वह अपनी माँ से फोन पर बोल रही थी कि अभी तो दोनों बच्चे छोटे हैं, इसीलिए सबकी 17 बात सुनती हो। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे फिर तो मैं किसी की एक बात नहीं सुनूंगी, सीधी अलग हो जाऊंगी। मैंने यह बात सुन ली और जब मैंने इस बारे में उससे बात करी तो वह मुझसे कहने लगी कि आप मुझ पर नजर रखते हो। मैंने छोटी बहू को इस बात पर फटकारा भी तो वह कहती है, जरूर मीरा भाभी ने ही आपके कान भरे होंगे। वह भी तो अपने मायके बात करती है। मैंने तो कभी ये नहीं कहा कि वह क्या बात करती है। तो आप मेरी बात पर क्यों ध्यान देते हो? मैंने उस बात के बाद से ज्योति बहू को कुछ नहीं कहा। मेरी ही गलती थी। अगर मैं उस समय ज्योति और मीरा की आपस में बातचीत करा देती तो शायद आज ज्योति बहू की हिम्मत इतनी नहीं बढ़ती। वह दोनों कुछ बोलने वाले होते हैं। तभी सावित्री देवी की नज़र दरवाजे पर पड़ती है और दरवाजे के बाहर ज्योति खड़ी है। ज्योति को देखकर रमाकांत जी और सावित्री जी दोनों ही चुप हो जाती है। ज्योति कमरे के अंदर आ जाती है और अपने सास ससुर से गुस्से में कहती है, वाह मम्मी पापा वाह, आपने मेरे बारे में ये कैसी सोच बना रखी है और अब तो आप पापा जी को भी मेरे खिलाफ भड़का रही हैं। यह बोलते हुए ज्योति रो पड़ी। पापा जी, जब देखो तब मम्मी हमेशा मीरा भाभी का ही पक्ष लेती है। तभी सावित्री देवी बोलती है, ज्योति बहू, तुम छुप छुप कर हमारी बात सुन रही हो, क्या ये हम पर नजर रखना नहीं हुआ? वाह मम्मी वाह, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। मैं तो यहाँ आपके और पापा के लिए दूध लेकर आई थी, लेकिन मैं आज आपकी जो मेरे प्रति सोच है उसे देखकर मैं बहुत आहत हूँ। मम्मी जी को तो मैं हर बात में ही गलत लगती हूँ, लेकिन आज तो मम्मी जी ने मेरी मम्मी के बारे में भी अपशब्द कहे हैं। मेरी मम्मी बहुत अच्छी है और मैं उनके खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। तभी पीछे से मीरा बहू आ जाती है और बोलती है, तो मैं भी अपनी मम्मी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी, और सावित्री देवी के गले लग जाती है। तो रहो अपनी मम्मी के साथ, ज्योति गुस्से से बोलती है और कहती है, मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ मेरी मम्मी के घर, और कमरे से बाहर निकल जाती है।
राकेश ज्योति को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं रुकती और जाते जाते बोलकर जाती है, मैं इस घर में तब तक कदम नहीं रखूंगी जब तक तुम अपने परिवार से अलग नहीं होते। और टैक्सी पकड़कर चली जाती है। इधर सावित्री देवी और रमाकांत जी मीरा बहू को आश्चर्य भरी नजर से देखते हैं। सावित्री देवी पूछती है, अरे मीरा बहू, तुम कब आई? तुम तो कुछ दिन और मायके में रहने वाली थी। मम्मी ये मुझे ऑफिस से आते वक्त ही मायके से ले आए और ये बता रहे थे कि आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसीलिए मैं आ गई। मीरा की नज़र खत पर पड़ जाती है। मम्मी पापा, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। यह बोलते हुए मीरा पश्चाताप के आंसू रोने लगी। दोनों ने मीरा को चुप कराते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं है। हमने वह खत पढ़ लिया है। जाने अनजाने में बहू मुझसे भी गलती हुई है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। यह बोलते हुए रमाकांत जी भावुक हो उठते हैं। मीरा भी भावुक होकर बोलती है, नहीं पापा जी, इन सब में आपकी कोई गलती नहीं है, गलती हालात की है। तभी मयंक आता है और कहता है, मम्मा मुझे नींद आ रही है, आप चलिए ना। मीरा मयंक को अपने कमरे में ले जाती है। मयंक को सुलाकर मीरा मायूस सी वहीं बैठ जाती है। तभी अनुपम मीरा से पूछता है, क्या बात है मीरा, तुम ठीक तो हो? मीरा अनुपम के गले लगकर फपक कर रो पड़ती है। मीरा क्या बात है, मुझे बताओ। अपने घर में उस दिन झगड़ा हुआ था, उसके बाद रात के समय मम्मी का फ़ोन आया तो मैंने मम्मी को सारी बात बताई। मम्मी की भी तबीयत खराब थी और मैं उस समय बहुत टेंशन में थी। तो मम्मी ने मुझसे कहा, बेटी थोड़े दिन के लिए यहाँ मायके आ जा, मुझे भी अच्छा लगेगा और तेरा मन भी और सा हो जाएगा। कुछ दिन यहाँ रह जाना। मम्मी की स्थिति मुझे मालूम है, वह हमेशा बीमार ही रहती है, तो मैंने सोचा मायके जाकर कुछ दिन आराम कर लूँगी। दूसरे दिन गोपाल मुझे लेने आ गया, मैं उसके साथ चली गई। एक दिन तो मुझे अच्छा लगा और वहाँ सब ठीक था। दूसरे दिन भाभी ने पापा को चाय ला कर दी। पापा ने सिर्फ इतना ही कहा कि बेटी चाय में शक्कर ज़्यादा है। फिर क्या था, भाभी शुरू हो गई, पापा से बोलने लगी, आपको तो मेरी हर चीज़ में प्रॉब्लम है। कभी आपको शक्कर ज़्यादा लगती है तो कभी कम में। और माँ भाभी का चेहरा देखते रह गई। तभी मयंक से पानी भरा गिलास गिर गया। फिर से चिल्लाती हुई भाभी किचन से बाहर आई। ये बच्चों ने तो उत्पात मचाना शुरू कर दिया है, नाक में दम कर रखा है मेरे। मैं अकेले किस किस को संभालूं? और पिताजी से बोली, मुझसे नहीं करी जाती है ये मेहमानों की आवाजाही, मुझे तो अलग रहना है। अब बस बहुत हो गया आप सबकी सेवा। मैं मायूस होकर भाभी का मुंह देखने लगी। मैंने भाभी से कहा भी, छोटी छोटी बातों पर यूं अलग होने की बात नहीं करते हैं भाभी। तो वह मुझे ही बोली, आप अपना घर संभालिए, हमारे मामले में मत बोलिए। मैं टका सा मुंह लेकर भाभी की ओर देखने लगी। मेरे माँ और पिता हिस्सा बंटवारे के नाम पर रो रहे थे। मैंने माँ से बात करने की कोशिश भी करी, माँ से भी कहा भी, भाभी तो पहले कभी ऐसी नहीं थी, अचानक से भाभी को क्या हो गया है? जो तेरा मेरा कर रही है। भाभी तो निस्वार्थ भाव से आप दोनों की सेवा कर रही थी, फिर भाभी की सोच ऐसी कैसे हो गई?
मम्मी ने कहा, देखो बेटा, ये कलयुग है, यहाँ सब कुछ हो सकता है। अब बेटा तू अपने ऊपर से ही ले ले। बेटा मीरा, तू तेरे सास ससुर की कितनी निस्वार्थ भाव से सेवा करती है, लेकिन तेरी देवरानी के आने के बाद तेरे मन में भी यह ख्याल आया ना कि सब तू ही क्यों करे। उसका भी तो परिवार है, वह भी सबकी सेवा करे। बेटा ये बता, जब तेरा जापा हुआ तो तेरी सास ने तुझे कोई तकलीफ दी? नहीं माँ, बिल्कुल नहीं। मम्मी ने तो मुझे बहुत प्यार दिया और बड़ा खुश रखा, बिल्कुल आपकी तरह। तो बेटा अब यह सोच ले, अगर तेरी देवरानी का बच्चा छोटा है और अगर तुमने 2-4 काम ज़्यादा कर लिए तो क्या पहाड़ टूट जाएगा? नहीं ना। तो बेटा फिर अपनी देवरानी से झगड़ा क्यों करती है? जब से तेरे देवर की शादी हुई है तुझे देवरानी का टेंशन हो गया है। और बेटा तू पल पल की खबर अपने ससुराल की हर बात यहाँ मायके में बताती है, तो कभी भाभी को बताती है। बेटा आज वही तुझे बोलने से नहीं चूकी। बेटी परेशानी हर इंसान की जिंदगी में रहती है, लेकिन इंसान को उसका हल समझदारी से निकालना चाहिए। अपनी माँ से यह बात सुनकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने पिताजी से बंटवारे की बात करी और हम सब ने उनके दिल को कितनी ठेस पहुंचाई है। तब मुझे लगा कि मैंने कितना बड़ा पाप किया है और मुझसे गलती हुई है। अब मुझे अपनी गलती का पश्चाताप हो गया है, इसीलिए मैंने सुबह आपको फ़ोन करके बुला लिया और यहाँ आकर मम्मी पापा से माफ़ी मांगकर अपनी गलती का पश्चाताप किया। मीरा का परिवार फिर से खुशहाल हो गया। रमाकांत जी ने मीरा को माफ कर दिया। ज्योति के लिए अलग किचन बनवा दिया गया। ज्योति को मायके गए हुए 8-10 दिन हो गए। राकेश ने ज्योति से फोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन ज्योति ही उससे बात नहीं करना चाहती है। हर बार राकेश का फोन कट कर देती है। एक दिन सुबह सुबह ज्योति अचानक ही सीढ़ियों पर से फिसल कर गिर गई। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर से पता चला कि ज्योति के पैर की हड्डी में क्रैक आ गया है। ज्योति के पैर में प्लास्टर बांधा गया और 1 महीने बाद ही तुम ठीक से चल पाओगी। डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी और 1 महीने तुम सिर्फ आराम ही करोगी। ज्योति की माँ ने 8-10 दिन तो ज्योति की खूब सेवा करी, लेकिन ज्योति की अकड़ अभी भी कम नहीं हुई। आए दिन माँ को परेशान करना। माँ तुमने ये ऐसा नहीं बनाया है, वो वैसा नहीं करा। और उसने अभी तक राकेश से एक बार भी बात नहीं की। एक दिन ज्योति की माँ ने ज्योति से पूछ ही लिया, क्या बात है ज्योति, अब राकेश बाबू का फोन नहीं आता है क्या? ज्योति मुस्कुराती हुई बोली, नहीं माँ, इनके फोन तो रोज आती है, लेकिन मैं ही बात नहीं करती हूँ। माँ मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊँगी, मैं अब यहीं तुम्हारे पास ही रहूँगी और सोनू और पिंकी का एडमिशन भी यहीं पास के ही स्कूल में करवा लूँगी। ज्योति की माँ यह बात सुनकर साफ साफ ज्योति से बोली, देख छोरी, अपने ससुराल में ही अच्छी लगती है, मायके में नहीं। आखिर ज्योति की माँ भी बुजुर्ग थी, आज है कल नहीं। अब माँ ने भी साफ साफ कह दिया, ज्योति बेटा तुझे मदद की ज़रूरत है, इसीलिए मैं तेरी सेवा मदद जरूर करूँगी। बेटा तेरे पैर का फ्रैक्चर सही हो जाए फिर तुम सीधे अपने ससुराल जाओगी, माँ ने उसे आदेश दिया। ज्योति माँ की बात सुनकर अवाक सी रह गई। ज्योति गुस्से से रोती हुई बोली, ठीक है माँ, आज मुझे पता चल गया है मेरा असली घर मेरा ससुराल ही है। अगर तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं थी तो मेरे ससुराल में फ़ोन करके मेरी इतनी क्यों चिंता करती थी? बेटा मैं तेरी बात इसलिए सुनती हूँ कि तेरे मन में कोई बोझ नहीं रहे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तेरे मन में अपने ससुराल के प्रति इतना जहर भर गया है। और यह बात बेटी तू खुद बता, मैंने कभी तुझे कहा है
कि अपने ससुराल वालों के साथ बुरा व्यवहार करो या अलग हो जा। यह तेरी अपनी सोच है और मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि तू किसी का कहना नहीं मानती। ज्योति, मैं अभी भी तुम्हें सलाह देना चाहूंगी कि अभी भी वक्त है, अपने घर को टूटने से बचा लो। तभी ज्योति ने अपनी माँ को गले लगा लिया और बोली, माँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, आपने मेरी आंखें खोल दी। उसने राकेश को फोन लगाया और उससे माफी मांगी और दूसरे दिन राकेश के साथ अपने घर आ गई। घर में जब सबने ज्योति की हालत देखी तो सबको बहुत बुरा लगा। मीरा ने जाकर ज्योति को गले लगा लिया। ज्योति सबके पास जाकर पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। सबने उसे रोककर गले से लगा लिया और सबने ज्योति को माफ कर दिया। रमाकांत जी का परिवार हंसी खुशी साथ साथ रहने लगा। धीरे धीरे ज्योति भी हर काम में निपुण हो गई और अपनी जेठानी मीरा की तरह ही अपने सास ससुर की निस्वार्थ सेवा करने लगी। कुछ समय बाद राखी का त्योहार आया। मीरा भी अपने मायके गई। वहां जाकर मीरा ने देखा कि भाई भाभी और माँ पापा सब आपस में बैठकर बातचीत कर रहे हैं। मीरा को देखकर सभी बहुत खुश हुए। मीरा ने अपनी माँ से पूछा तो उसकी माँ ने कहा, बेटा, हमने यहाँ सब नाटक किया था तुझे तेरी गलती का पश्चाताप कराने के लिए। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तभी मीरा की भाभी पीछे से आती है और मीरा अपनी भाभी के गले लगकर रो पड़ती है। अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।